अगर नक्शे पे कहीं कुछ है तो केवल भारत है। और अगर भरोसा नहीं है तो जेब में से 100 का नोट निकालो और पढ़ो, उस पे भारत लिखा है या हिंदुस्तान। तो गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। याद दिला दो इन भगवा आतंकियों को, हमें हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश ना करें। हमारी इतनी संख्या है, जिस दिन हम सब एक होकर भारतीय के रूप में सड़कों पर आ गए तो हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करने वाला सफेद दाढ़ी का भगवा आतंकी मित्रों मित्रों कह के पूरे देश के भाइयों बहनों कर दी इसने। ये दाढ़ी वाला आदमी हमें पागल समझता है, ये समझता है कि हमें समझ में नहीं आता। इसको एक बात समझनी पड़ेगी, जब सफेद दाढ़ी के सामने टाई वाला आके खड़ा हो जाएगा तो पैंट गीली हो जाएगी, क्योंकि गुरु टाई की प्रथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से डाली थी। तो साथियों याद रहे कि हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। और आज तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की कानून व्यवस्था भी गड़बड़ा गई। क्यों गड़बड़ा गई? सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई, मंदिर और मस्जिद का जो फैसला है ना, तुम हिंदू और मुसलमान आपस में बैठ करके चर्चा करके निपटा लो। मैं एक बात कहता हूं दादा, अगर झगड़ों का निपटाना आपस में बैठ के ही होता तो तुम अदालतों की क्या जरूरत थी? ये भगवा गुंडा हमें बुड़बक समझ रहा है, हमें पागल समझता है भगवा गुंडा। इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी जिस दिन हम सड़कों पे उतर जाएंगे। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और तो एक बात समझ लो, अब ये भगवा आतंकी हिंदू और मुसलमान को लड़वाने का काम करने वाले हैं। याद रखो इनके चालाकी। जब हिंदू और मुसलमान का झगड़ा होता है तो हिंदू मुसलमान के झगड़े में या तो मुस्लिम मरता है या दलित मरता है, हिंदू कभी भी नहीं मरता। समझ लेना इस बात को, ध्यान से समझ लेना कि जब भी हिंदू और मुसलमान का झगड़ा हो तो याद रखो, ना तो हिंदू मुसलमान पे हाथ उठाएगा और ना मुसलमान हिंदू के ऊपर हाथ उठाएगा। याद रखना इस बात को। अगर इनमें दम है ना तो अपने आप ही जाके लड़ लें। अरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस दिन हम लोगों ने इनके मंदिरों में जाना छोड़ दिया उस दिन इनकी धार्मिक हत्या हो जाएगी। जिस दिन हम लोगों ने इनकी बात को मानना बंद कर दिया, इन्हें गुप्ता जी, शर्मा जी कहना, चौधरी साहब कहना बंद कर दिया, इनकी सामाजिक हत्या हो जाएगी। कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा, मर जाएंगे लोग। याद रखो, धीरे धीरे बता रहा हूं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवा के रहेंगे लोग और हमें संभलना है और इनसे बचना है। एक तो हमारी सामाजिक समरसता को ये भंग कर रहे हैं, उसे बचाना है। दूसरी बात, इन लोगों ने ईवीएम में गड़बड़ी कर दी। आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं ईवीएम में गड़बड़ी कैसे होती है। अगर मेरे पत्रकार भाई हैं तो सुन लें और समझ लें कि ईवीएम में गड़बड़ी होती कैसे है और तरीका क्या है। तरीका भी बताएंगे कैसे गड़बड़ी होती है। एक सवाल सबसे पहले आप सभी से, और जहां तक आवाज जा रही है सबसे ही सवाल है, जब आप बैलेट मशीन पर जाकर प्रत्याशी के सामने का बटन दबाते हो तो बताओ आपके पास क्या प्रमाण है कि वोट उसी को गई जहां आप डालना चाहते हैं? कोई प्रमाण नहीं है। तो जब कोई प्रमाण नहीं है तो पिछले 15-20 सालों से ये कांग्रेस और बीजेपी वाले हमें गधा बना रहे थे,
हमें बेवकूफ बना रहे थे और हम बेवकूफ बन रहे थे। बहुत खूब। लेकिन अब नहीं, अब नहीं, जो हो गया वो हो गया, वो अतीत की बात थी, वो इतिहास है। मैं आपको बताता हूं कि ईवीएम में गड़बड़ी करने के कई तरीके हैं। जो तरीका इन्होंने अपनाया वो बताता हूं। साथियों, आप सब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल में आप इंटरनेट भी चलाते हैं, आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप में इंटरनेट चलाते हैं, आप डेस्कटॉप एंड पाम टॉप भी इस्तेमाल करते हैं और उसमें इंटरनेट भी चलाते हैं। जब आप इंटरनेट चलाते हैं और बहुत सारी वेबसाइट खोलते हैं तो आपको जानना होगा कि कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिन्हें आप खोलना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो अपना आप खुल जाती है। बोलो हाँ या ना? वेरी गुड। इसका मतलब हम सब पढ़े लिखे समझदार हैं, हम समझते हैं कि ऐसा भी होता है। तो वो जो वेबसाइट अपने आप खुलती है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जो वेबसाइट का मालिक है वो ये चाहता है कि उसकी वेबसाइट बार बार खुले, हर बार खुले, क्लिक हो, ताकि उसके आमदनी के साधन बढ़ जाए। इस वजह से होता है। तो ये वेबसाइट बार बार खुलती क्यों है? ध्यान से सुनना जो शब्द इस्तेमाल करने जा रहा हूं। एक वायरस होता है, उस वायरस का नाम है ट्रोजन। TROZEN, ट्रोजन। ये EXE डॉट फाइल होती है। ये कंप्यूटर वाले जो इंजीनियर के बच्चे हमारे, वो सब समझते हैं इस बात को, आपको भी समझ में आएगा। ये ट्रोजन फाइल है। ट्रोजन फाइल को प्रोग्राम किया जा सकता है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इससे क्या होता है, जैसे ही ये वायरस आपके मोबाइल के मेमोरी कार्ड में जाता है या आपके मोबाइल के लैपटॉप का हार्ड ड्राइव में जाता है या डेस्कटॉप का हार्ड ड्राइव में जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट को खोलने लगता है जिस वेबसाइट को खोलना नहीं चाहते। और इसी ट्रोजन वायरस का इस्तेमाल इन भगवा आतंकियों ने किया। जहां ये मशीनें बनती हैं वहीं पर जो ये मशीन होती है उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है बैलेट, एक होता है डोमिनेटर, जिसे कंट्रोलर भी कहते हैं। और जो कंट्रोलर है, जो बैलेट डोमिनेटर है, उसी के अंदर एक मेमोरी कार्ड लगा होता है, चिप लगी होती है। क्योंकि जब बटन दबाते कहीं तो जाके स्टोर होगी ना वो वोट वहीं जाके स्टोर होती है। अब उसमें ये ट्रोजन डाल देते हैं और ट्रोजन की प्रोग्रामिंग कर देते हैं। प्रोग्रामिंग कई तरह के, देयर कैन बी मल्टीपल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कई तरह की। जैसे कोई भी बटन दबाओ, वोट जाएगा बीजेपी को, ये एक तरह की प्रोग्रामिंग। दूसरी, बसपा को मिलने वाली हर तीसरी वोट जाएगी बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को मिलने वाली चौथी वोट जाएगी बीजेपी को, कांग्रेस को मिलने वाली पांचवी वोट जाएगी बीजेपी को। इस तरह से मल्टीपल प्रोग्रामिंग कैन बी डन, बहुत सारी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो इन लोगों ने वही किया और जहां बीजेपी की चिड़िया नहीं उड़ती थी वहां बीजेपी का हवाई जहाज उड़ गया, वहां बीजेपी का हवाई जहाज उड़ गया। अच्छा, ये वाली बात तो मैं आपको समझाता आया हूं, गांव-गांव जाकर के आप सबको समझाई है। और फिर इनकी पोल भी खुल गई। पोल पता है कैसे खुली? ये जो मैं बात बता रही हूं, खबर है, टीवी में आई थी। अच्छा, जो टीवी में ऐसी खबरें आती हैं, ये मीडिया वाले बड़े चालाक हैं, गुंडे हैं मीडिया वाले भी। ये क्या करते हैं, जिस तरह की खबर होती है वो यूं दिखाते और यूं हटा देते हैं। और अगर मोदी की खबर हो ना तो रात दिन मोदा मोदा मोदा, रात दिन इनकी वो तो बस नहीं चल रहा। ये रात दिन इन मोदी और योगी के हगने की और मूतने की भी खबर दिखाने लगे। इनका बस नहीं चल रहा। ये इस तरह की, मतलब इस तरह की घटिया मीडिया अगर पूरी दुनिया में कहीं है तो भारत में सबसे घटिया मीडिया है। बिकाऊ मीडिया। एक मीडिया वाले का मेरे पास फोन आया कि सतीश भाई इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो, कोई खबर बनवानी है तुम्हें? समझ भाई, सतीश भाई प्रोग्राम कर रहे हो, खबर बनवानी है? ये आइए, हमारे समाज के पत्रकार हैं, इन्हें साइड में बता दूंगा नाम क्या था उसका। सतीश भाई खबर बनवानी। मैंने कहा भाई ऐसा है, जब गुर्जर आंदोलन करता तो पूरा देश हिलता है, जब जाट आंदोलन करता तो पूरा देश हिलता है, जब पटेल आंदोलन करता तो पूरा देश हिलता है। याद रखना, जिस दिन दलित और मुसलमान सड़कों पे आ गए ना तो देश नहीं हिलेगा, पूरी दुनिया हिलेगी, पूरी दुनिया हिलेगी। और ये तो पहले, अभी तो नहीं अंगड़ाई है। मैं कोई नेता वेता नहीं हूं और ना जो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हूं। अभी तो निकल के आया हूं।
अभी तो निकल गया। देखो ये जो बच्चा भी तो 1 महीने का बच्चा है, 1 महीने के बच्चे के हाल ये देख लो। और अभी तो जवानी और सब कुछ आना बाकी है। जिस दिन हम जवान होंगे तो उस दिन चमत्कार देख लेना। तो मैं ये बता रहा था, हाँ बजा दो, ताली बजाते रहो, हाँ बजाते रहो। तो मैं ये कह रहा था कि इन लोगों की पोल खुली। पोल पता है कहाँ खुली? टीवी में खबर आई थी। वो खबर क्या आई? मध्य प्रदेश के अटेर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा था और निर्वाचन आयोग की एक महिला पदाधिकारी थी, उसका नाम है सलीना सिंह। अब बाबूजी सलीना सिंह वहां पहुंची और जब वोटिंग शुरू होती है तो वोटिंग शुरू होने से पहले 2, 4, 5, 10 वोट डाल के बताते हैं कि वेदर दिस मशीन इज इन वर्किंग कंडीशन और नॉट, काम कर रही है नहीं कर रही है बताते हैं। तो साहब वो आ गई, उसने बटन दबाया 4थे नंबर का और उस मशीन से जोड़कर रखा था वीवीपैट। वीवीपैट होता है वोटर वेरिफिकेशन प्रिंटिंग ऑडिट ट्रे या ट्रायल। उससे क्या होता है? पर्ची निकल के आती है जिस पे छपा होता है उसका चुनाव चिन्ह और उसका नाम। तो साहब 4थे नंबर का बटन दबाया, पर्ची निकल गई पहले नंबर वाले की और पहले नंबर पे छपा हुआ था कमल का फूल। ये आई पकड़ में इनकी कारस्तानी चोरी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। तो जानते सलीना सिंह क्या कह रही है? पत्रकार खड़े हुए थे, पत्रकारों से सलीना सिंह कहती है अगर तुमने ये खबर दिखाई तो तुम्हें थाने में बंद करवा दूंगी। इसे कहते गुंडागर्दी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये भगवा गुंडे ऐसे ही काम करते हैं क्या? अभी सफेद दाढ़ी वाले को समझना पड़ेगा कि कुछ समाज के लोग ऐसे हैं जो इसकी बुद्धि ठीक करने का इंतजाम जानते हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है। ईवीएम के चक्कर में इन्होंने जो है हमें बर्बाद करने का जो तांडव रचा है इसे तोड़ देंगे। क्योंकि बाबा साहब ने तो ये कह दिया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब तो राजा हो सकता है मेहतरानी के पेट से पैदा हो जाए। ये तो बाबा साहब ने कहा था। लेकिन इन भगवा आतंकवादियों ने क्या कर दिया? अब राजा पैदा हो गया ईवीएम के पेट से। और वजह की बात, मशीन में तो गर्भ भी नहीं होता, वो राजा पैदा करने की ताकत उसमें डाल दी। लेकिन इन्हें समझना पड़ेगा कि चीजें अभी बदल रही हैं। साथियों, हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा हमने यही रखा कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। अब साहब हुआ यूं, ये जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं इन सब ने कहा ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में गड़बड़ी। दिल्ली में चिल्ला चिल्ला के कर रहे ईवीएम में गड़बड़ी। लेकिन ये राजनीतिक पार्टी न्यायालय तक तो गई नहीं, न्यायालय में नहीं गई। वो तो उत्तराखंड का एक एमएलए था, वो पार्टी का नाम नहीं लूंगा, और व्यक्तिगत रूप से चला गया। उसने हाई कोर्ट में डाल दिया मामला। और जैसे हाई कोर्ट में मामला डाला तो हाई कोर्ट का फैसला यह आया कि उत्तराखंड की 6 विधानसभा सीटों की ईवीएम को सील कर दिया और दिल्ली में 3 सीटों को जो ईवीएम थी वो सील कर दी गई। मशीनें जो है वो सील हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान मरा नहीं है। दोषियों को सजा जरूर मिलेगी, निश्चित मिलेगी, है ना? हाँ, वो बराबर मिलेगी, है ना? सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, है। बिल्कुल सही कहा भाई। अब ये देखो, ये आवाज भी आ रही है हमारे साथियों की, ईवीएम को बंद करना अब अति आवश्यक हो गया है ना? भाई बहुत बहुत साधुवाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने हमारे सुर से सुर मिलाए। इसे कहते हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। जब सुर हमारा बनेगा तो यकीनन हम भारतीयों की जीत होगी। रेलवे का फॉर्म भरते थे तो बच्चों को फ्री में फॉर्म भरा जाता था। इन्होंने रेलवे के फॉर्म के ऊपर फीस लगा दी। दूसरा काम क्या किया? हमारे बच्चों को रेलवे का पास फ्री मिलता था, इन्होंने वो भी रोक दिया। यानी कि आपके आरक्षण रूपी वृक्ष की चंद टहनियों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया इन्होंने।
छोटी छोटी टहनियों को काटते हुए ये तने तक पहुंचना चाहते हैं, तना भी उखाड़ना चाहते हैं लोग। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उत्तर प्रदेश में हमारे बच्चों को बीएड में आरक्षण प्राप्त था कि उन्हें फीस जमा नहीं करनी पड़ती थी। अब इन्होंने वो व्यवस्था भी खत्म कर दी। अब हमारे लोगों को फीस देनी पड़ती है। आरक्षण की एक और टहनी काटी। फिर इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से क्या किया, इन लोगों ने फिर से गुंडागर्दी करी और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आपके बच्चे के कितने भी अच्छे नंबर आ जाएं, कितने भी बेहतर, भले वो 90% आ जाए, 95% आ जाए, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में भी पहले हमारे बच्चे को जनरल में सीट मिल जाती थी और एक एससी की सीट बच जाती थी, जिसकी वजह से हमारे बाकी लोगों का फायदा हो जाता था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब आपको जो आरक्षण मिलेगा वो केवल वो 22% में मिलेगा, अब जनरल की सीट नहीं मिलेगी। अब इन्होंने एक और टहनी काट दी। आप समझ पा रहे हैं, हमारे बच्चे जो एमएस करते थे, जो एमडी करते थे, उन्हें आरक्षण प्राप्त था, उन्होंने एमएस और एमडी में आरक्षण खत्म कर दिया। तो साथियों, आपका आरक्षण धीरे धीरे खत्म हो रहा है, खत्म। तो ऐसे में हमें तो सतर्क होना ही पड़ेगा भाई। ये हमारा आस्तीन पकड़ करके, पोंजा पकड़ करके पूरी बाजू पकड़ना चाहते हैं, तो इन लोगों से हमें समझना पड़ेगा। 3 बात खत्म हो गई। अगली बात समझो, इन लोगों ने बहुत सारे मुद्दों को भटकाने के लिए, 3 तलाक का मुद्दा उठा दिया, लोगों को उलझा के रखा हुआ है, असली बात होने नहीं दे रहे, अंदर खाने हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। भाई मैं ये कहता हूं, जो दहेज का मसला है वो भी तो सामाजिक बीमारी है। फिर कानून बना, कानून ये बना कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। सामाजिक बीमारी तो थी, कानून बन गया, तो क्या दहेज प्रथा खत्म हो गई? दहेज प्रथा खत्म नहीं हुई। तो साथियों, जिस तरह से दहेज प्रथा एक सामाजिक बीमारी है, उसी तरह से 3 तलाक वाला जो मसला है वो मुसलमानों की एक सामाजिक बीमारी है। तो सामाजिक बीमारियों का इलाज कानून बनाना नहीं होता। सामाजिक बीमारियों का इलाज सामाजिक लोगों के साथ बैठ करके, उनके मानसिक विकास का जोर दे करके, उन्हें समझा करके तब किया जा सकता है। कानून बनाने से मसला हल नहीं होने वाला। ये कानून अगर बनाना भी चाहें तो बना दें, अच्छी बात है, लेकिन ये मुस्लिम समाज की छीछा लेकर कर रहे हैं। मुस्लिम समाज की टीवी पर जगह जगह छीछा लेकर कर रहे हैं। यकीन जानिए, तलाक के मामले सबसे ज्यादा हिंदुओं के हैं जो न्यायालय में लंबित पड़े हैं। मुसलमानों के तो इतने कोर्ट में केस ही नहीं है तलाक के। तो समझना पड़ेगा कि ये लोग हमें भ्रमित कर रहे हैं। हमें भटकना नहीं है, हमें अपने मुद्दे जिंदे रखने हैं। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि जब से 2014 में मनुवादियों की सरकार आई, तब से लेके अब तक मनुवादी पार्टी के नेता विभिन्न रूपों में अलग अलग तरह से में गाली गलौज करते रहे। जैसे बीजेपी का एक नेता है राजा सिंह लोध। राजा सिंह लोध ने क्या कहा? राजा सिंह लोध कहता है कि ये जो दलित हैं ये गलीच हैं, और गोरक्षकों ने गुजरात के ऊना में जो इनकी पिटाई की है वो बिल्कुल ठीक कही है। ये कह रहा है राजा सिंह लोध। और मजे की बात ये है, राजा सिंह लोध हमें गलीच कह गया, गोरक्षकों से हमारी पिटाई को बढ़िया कह गया, और हमारे समाज में से आवाज भी नहीं उठी। हम लोग चुप बैठे रहे, हमारा राजनीतिक नेता चुप बैठा रहा, हमारा सामाजिक नेता चुप बैठा रहा।
हमारा धार्मिक नेता चुप बैठा रहा। फिर आया बीजेपी का एक एमएलए जिसका नाम है रविंदर चौहान। रविंदर चौहान ने दलितों को सुअर कह दिया, दलितों को सुअर कह दिया और दलितों के नेता चुप बैठे रहे। दलितों को सुअर कह दिया और दलितों के धार्मिक नेता और सामाजिक नेता चुप साधे रहे। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के पोषक जो विभिन्न पार्टियों के नेता हैं वो भी चुप बैठे रहे। संसद में बैठे हुए लगभग 131 सांसद जो आपके समाज से हैं वो भी चुप बैठे रहे। वो तो चुप इसलिए रहे क्योंकि अलग अलग पार्टियों के पट्टे उनके गलों में पड़े हुए हैं। वो सांसद नहीं, कुत्ते बन गए हैं। जब पार्टी पट्टा खींचती है तो कुत्ता भौंकता है और जब फिर से खींचती है तो कुत्ता जूते भी चाटता है। यकीन नहीं आ रहा, आपके समाज के बहुत सारे नेता हैं जो आपको बिल्कुल साफ महसूस होगा कि वो जूते ही चाट रहे, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं रहे, जूते चाटते हुए दिखाई देंगे। हमें इन लोगों से संभलना पड़ेगा, हमें संभलना पड़ेगा साथियों। फिर आया एक जनरल वीके सिंह, पूरे समाज को कुत्ता कहा। इसने कहा कुत्ता। एक बात बताओ, जब वो हमें कुत्ता कह रहा था समाज कहां सो रहा था? हमारे राजनीतिक नेता कहां सो रहे थे? हमारे धार्मिक नेता का? अरे यार, अगर ये लोग काम करते तो इस टाई वाले को तो अपने बाल बच्चे पालने थे, सड़क पे आने की जरूरत ही को नहीं थी। सड़क पे इसलिए उतरना पड़ा कि वो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा ही नहीं कर पा रहे। मतलब ये बीजेपी के नेता हमें कभी गलीज कहते हैं, कभी सुअर कहते हैं, कभी कुत्ता कहते हैं। एक और आ गई, एक और आई मधु मिश्रा नाम की भगवा आतंकी। कहां से आई? अलीगढ़ से, महिला मोर्चा की अध्यक्ष से। वो कहती है आज संविधान के सहारे आपके सर पर बैठकर जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी आपके जूते साफ करते थे। ऐसा कहा उस औरत ने, ऐसा कहा उस औरत ने। वो औरत कह के चली गई और हम सुन के बैठ गए। कारवां निकल गया, हम गुबार देखते रहे। हमें सोचना पड़ेगा, हमारे नेताओं को तो शर्म आ नहीं रही। इतने सारे संगठन बना दिए, यकीन जानना लाखों संगठन है। अगर लाखों संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इकट्ठा हो जाए ना तो कम से कम 10 लाख लोग यहाँ जमीन पे आ जाएंगे, कम से कम 10 लाख। पर इन संगठन वालों को शर्म नहीं है। लोग मुझे जब मैं मीटिंग करने आता हूं, लोग मुझसे कह रहे थे कि सतीश भाई तुम मुख्यमंत्री बन गए तो क्या करोगे? अबे मैंने कहा यार आंदोलन तो करने दे, आंदोलन तो ना तुम कर रहे ना करने दे रहे, तुम मुख्यमंत्री बना रहे हो। दिमाग देखो कितना छोटा सा है, इतनी घटिया सोच। हमें बदलना पड़ेगा, समाज के पक्ष में आवाज उठानी। अरे इतने बड़े बड़े संगठन, इतने बड़े संगठन हमारे हैं, अगर वो चाहते तो हमारे कम से कम 50 न्यूज चैनल खड़े हो सकते थे, कम से कम 50। पर उन लोगों ने वो काम नहीं किया। हमारे इतने बड़े बड़े संगठन है, अगर वो चाहते तो पूरे देश में अंबेडकर या बुद्ध के नाम पर कम से कम 50,000 स्कूल खोले जा सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ये काम नहीं किया। आज हमारे अपने चैनल होते ना तो हमें इन मनोवादी मीडिया के मुंह पे थूकने की भी जरूरत नहीं थी। हमें कोई जरूरत नहीं थी। इन मनोवादी मीडिया को तो हम शक्ल भी ना दिखाएं, अपनी मीटिंगों में घुसने की भी इजाजत ना दें। फोन करके मुझे पूछता है कि सतीश भाई अपनी खबर बनवानी है। अबे ये जो खबर है ये क्या कम है? हमें जरूरत नहीं है टीवी पे दिखाने की। हमारी तो आवाज इतनी काफी है कि दलितों के घर तक अगर गूंज गई तो हम चमत्कार सड़कों पे करके दिखा देंगे, और वो दिखेगा, आज नहीं तो कल दिखेगा। और देखो मजे की बात भाई, संविधान को तो आप सब मानते हो नहीं मानते? मानते हो। जो संविधान के दायरे में है वो भारतीय है या नहीं है? और अगर जो संविधान के खिलाफ है
तो वो देशद्रोही है या नहीं है? बिल्कुल है देशद्रोही। अब मैं बताता देशद्रोही कहते किसे? हमारे भारत का प्रधानमंत्री जब गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करता था, संवैधानिक पद है नहीं है मुख्यमंत्री होना, बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद पे रहते हुए वो आदमी कहता है, अंग्रेजी में कहता है, अंग्रेजी बोलनी ढंग से आती नहीं थी उसे, अंग्रेजी में कहता है, आई एम नेशनलिस्ट, नथिंग इज रॉन्ग इन इट। आई एम बॉर्न हिंदू, नथिंग इज रॉन्ग इन इट। देन आई एम हिंदू नेशनलिस्ट। अब सुन लो क्या कहती है उसने, वो कहता है मुख्यमंत्री के पद पे होने के बावजूद कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। अब सुनना ध्यान से, भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या नहीं है? ठीक। तो भारत के संवैधानिक पद, जैसे मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ आसीन व्यक्ति अगर किसी धर्म की पैरोकारी करता है तो वो धर्म निरपेक्षता के खिलाफ है या पक्ष में है? खिलाफ है। अगर वो धर्म निरपेक्षता को तोड़ता है तो भारत के संविधान के पक्ष में या खिलाफ है? तो जो भारत के संविधान के खिलाफ है वो देशद्रोही है या देशभक्त है? तो जब देशद्रोही है तो उससे बोलो मध्य एशिया वापिस चला जाए। हेलो, बात समझ में नहीं आई तो ताली कहां गई गुरु? आमिर खान की बेटी कहती है मुझे सड़कों पे डर लगता है। आमिर खान ने ये बात इंटरव्यू में कह दी तो भगवा गुंडे ये कह रहे थे कि ये तो पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, तो बाहर भेजो। केवल इस बात पे कि उसे डर लगता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि देश का वर्तमान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते हुए ये कहता है मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, और अगर वो ये कहता है हिंदू राष्ट्रवादी हूं तो भारतीय संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाता है, वो देशद्रोही है। उसे देश से बाहर निकालो, सबसे पहले उसे बाहर निकालो, वो है देशद्रोही। उसे और हमें कहता है कि हमें गोली मार देंगे है? और अगर इनको पता चलेगा मुझे भी देशद्रोही घोषित करेगा, मैं भगवान गंडा, इनके बाप का देश है ये। और सुनो, एक भगवा मुख्यमंत्री बन गया उत्तर प्रदेश में, और मुख्यमंत्री बनते भोगा। भोगा क्या भोगा? ध्यान से सुनना, बड़ी टेक्निकल बात बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास में वर्तमान मुख्यमंत्री से पहले कौन रहता था? अखिलेश यादव। उससे पहले कौन था? मायावती। उससे पहले कौन था? मुलायम सिंह। अब ध्यान से सुनना, हिंदुओं की परिपाटी यादव क्या ब्राह्मण है? नो। ओके, तो ठाकुर क्षत्रिय है? नहीं। ओके, तो वैश्य है, बनिया है? तो चौथा क्या बचा? शूद्र। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों शूद्र हैं, मायावती तो शूद्र है ही है, तो तीनों कौन थे? ये बात योगी आदित्यनाथ को पता थी कि वो शूद्र है। जानते हो उसने जातिगत दुर्भावना के तहत क्या किया? मुख्यमंत्री आवास में घुसने से पहले उस आदमी ने मुख्यमंत्री आवास का गाय के पेशाब से और गंगा जल से शुद्धिकरण करवाया। शुद्धिकरण करवाया। एक बात बताओ, भारत के संवैधानिक पद पर आसीन मुख्यमंत्री अगर जातिगत दुर्भावना रखता है तो क्या वो भारत के धर्मनिरपेक्षता की सब आत्मा के खिलाफ है या पक्ष में है? अगर भारतीय संविधान के खिलाफ है तो देशद्रोही है या देशभक्त है? अगर वो देशद्रोही है तो उसे देश से भगाओ, उसे देश से भगाओ। ये हमें देशद्रोही कहते हैं? हमें समझना पड़ेगा ये भगवा गुंडे देशद्रोही हैं। कितनी घटिया हरकत। एक आदमी अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी कहता है, दूसरा आदमी मुख्यमंत्री आवास में घुसने से पहले शुद्धिकरण करवाता, अरे साफ सफाई करवाता, व्हाइट वॉश करवाता, अच्छा तो वॉश बेसिन लगवाता, कमोड चेंज करवाता, पर्दे चेंज करवाता, अच्छा लगता। शुद्धिकरण वो भी गाय के पेशाब से। भाई गाय के पेशाब से मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण करा, थोड़ा सा पी लेता उसके शरीर का भी शुद्धिकरण हो जाता।
और सुनो, ये गोरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी चल रही है, इसके बारे में कौन चर्चा करेगा? वो भी हम ही करेंगे। आप जानते हो, गोरक्षा गाय की सुरक्षा, गाय की सुरक्षा। सुनो ध्यान से, मजे की बात यार। इससे पहले एक बात बताने का मन हो रहा है, वही बता दूं पहले। मोबाइल किस किस के पास है? सबके पास है। ऐसा स्मार्टफोन है ना, मेरे कहने से इंटरनेट चालू करो, गूगल खोलो, अभी खोलो फटाफट। मजे की बात बताते हैं, इंटरनेट साइड हीरो बना दिया। जानते हो क्या कर रहा था? लखनऊ में गायों के लिए, गाय गाय समझते हो? गाय गाय माता है, गाय माता। इन्होंने सांड को कभी बाप नहीं कहा, सांड को पापा नहीं कहा कभी भी, गाय को माता का। गाय माता का एम्बुलेंस, अब गायों को एम्बुलेंस मिले, एम्बुलेंस बना रहा था तैयार, उसको वो कर रहा था उद्घाटन, एम्बुलेंस चलेंगी गाय के लिए। और जानते हो इटावा में, इटावा के सरकारी अस्पताल में एक आदमी अपने मरे हुए बच्चे की लाश को कंधे पे लेकर घूम रहा था और वो गाय के लिए एम्बुलेंस बना रहा था। मतलब इन भगवा आतंकियों के लिए इंसान की जान की कीमत कुछ नहीं। इन भगवा आतंकियों के लिए जानवरों की जान ज्यादा कीमती है, इंसानों की जान कीमती नहीं। ये लोग गाय का ब्लडी गैंग, गाय का आधार कार्ड बना रहे, गाय का आधार कार्ड। अरे इनका बस चले तो गाय का वोटर आईडी कार्ड बना के वोटिंग मशीन का भी बटन दबाने का काम करेंगे ये लोग। गाय गाय का। अरे इनके घरों में जो सोफे लेदर के होते हैं, जो जैकेट लेदर की होती है, जो कोट लेदर के बने होते हैं, ये मरे हुए पशुओं के खाल से बनते हैं। इनको बोलो कि ये लेदर के सोफे घरों में रखना बंद कर दें, कार की सीटों का कवर लेदर का रखना बंद कर दें, और हार्ले डेविडसन के शोरूम पे जाएं और जाके कहें कि ये काव लेदर की बेल्ट को बेचना बंद कर दें। औकात है तो करो ना ये काम, औकात है तो करो ये काम। लेकिन ये गाय के नाम पर इंसानों को मारने का काम करते हैं। इंसानों की जान की कीमत इनके लिए कुछ नहीं है। गोरक्षा के नाम पर इन्होंने ना जाने कितनी हत्याएं कर दी हैं। मेरा बड़ा कलेजा कांप उठता है जब मैं अखबार में पढ़ता हूं कि दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात जिंदा जला दिया गया। बड़ा कलेजे में आग उठती है जब ये सुनता हूं कि दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात उसे निर्वस्त्र घुमा दिया गया। कलेजे में टीस उठती है जब ये सुनता हूं कि दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात उसे डायन घोषित कर दिया गया। इन भगवा गुंडों ने, इन केंद्र सरकार के लोगों ने, इन राज्य सरकार के लोगों ने दलित मां बहन बेटी को सुरक्षा देने के लिए नारी सुरक्षा दल तो बनाया नहीं, गाय की सुरक्षा के लिए गोरक्षा दल बना दिया। अरे मूर्खो, अरे मूर्खो, पागलो, इन पागलों की दुनिया में आ गए हम लोग। साथियों, इनसे बचना पड़ेगा, इनसे समझना पड़ेगा। याद रखो 2019 में केवल बैलेट पेपर चाहिए, केवल बैलेट पेपर, केवल बैलेट पेपर। और सुनो, आज ये पहला कदम है। एक बात बताओ, रामलीला मैदान में अनशन करने का मन है मेरा। तैयार हो? इतनी संख्या से बात ना बनेगी। साथ दोगे मेरा? आग लगा दोगे? साथियों, मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपकी बात भारत के महामहिम राष्ट्रपति तक जा पहुंची है और उसका ज्ञापन ही आ गया, उसकी रिसीविंग आपके पास है। और ये जो लोकतंत्र बचाओ जन आंदोलन है, इसे हमें राष्ट्रव्यापी बनाना है। मैं कुछ लोगों की गलतफहमी और कंफ्यूजन खत्म कर देना चाहता हूं कि लोकतंत्र किसी वर्ण या जाति संप्रदाय तक सीमित नहीं है। ये पूरे देश की बात है, ये संविधान की बात है। हम बाबा साहब की जय जयकार इसलिए करते हैं क्योंकि लोकतंत्र उन्होंने दिया हमें, संविधान उन्होंने बनाया।
मेरा निवेदन है उन सभी साथियों से, ये जो मंच बना है इस मंच की गरिमा को बनाए रखें और इस मंच का इस्तेमाल उस ढंग से करें कि हम देश के कोने कोने तक पहुंच सकें। और देश के कोने कोने तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एक निश्चित वर्ण धर्म संप्रदाय के बेस पर आप लोकतंत्र को बचा नहीं पाओगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सबको एकजुट होना ही पड़ेगा और सबको एक साथ लाना ही पड़ेगा, सबको साथ लाना पड़ेगा। बिना साथ लाए हुए बात ही नहीं बनेगी। मैं तो ये भी निवेदन करूंगा कि हमारे बराबर में जो बैठे हमारे साथी हैं वो संत शिरोमणि कबीर दास की परिपाटी को लेकर चल रहे हैं। मैं तो उनसे कहता हूं कि हम खुद संत कबीर दास के चरणों में निहित हैं और अगर आपको लगता है कि हमारी बात सही है तो मिले सुर मेरा तुम्हारा। पद अधिकारिणी सेलिना सिंह को वोटिंग मशीन को सबके सामने टेस्ट किया फाइनल पोलिंग से पहले, तो चौथे नंबर का बटन दबाने पर वीवीपैट से कमल के फूल की पर्ची निकल रही थी और जब पोल खुली तो सेलिना सिंह ने पत्रकारों को धमकाया और कहा अगर ये खबर थाने में दी, अगर ये खबर दिखाई तो थाने में बंद करवा दूंगी। इससे पता चलता है कि निर्वाचन आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है, लिहाजा हमारा इन मशीनों के ऊपर से भरोसा उठ चुका है, इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। दूसरा, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर हिंदू मुसलमान के भाईचारे को ध्वस्त न करे केंद्र सरकार, बीजेपी की राज्य सरकारें और इनके नेता इसे ध्वस्त ना करें। तीसरा, मंदिर मस्जिद के मसले पर सुप्रीम कोर्ट न्याय क्यों नहीं करता? क्यों कहता है कि हिंदू और मुसलमान आपस में बैठकर मसला सुलझा लो? अगर ऐसा करना ही था तो कोर्ट की जरूरत ही क्या है? चौथा, बीजेपी नेता भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बार बार वकालत करते हैं और सामाजिक समरसता को समाप्त करते हैं और ये काम भारतीय संविधान की परिपाटी जो कि धर्मनिरपेक्षता है के खिलाफ है और जो संविधान के खिलाफ काम करेगा वो देशद्रोही है, लिहाजा इन्हें देशद्रोही घोषित किया जाए। बीजेपी सरकारें मतलब केंद्र की भी राज्य की भी, बीजेपी सरकारें दलितों के आरक्षण को समाप्त करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। छठा, बीजेपी के नेता राजा सिंह लोध दलितों को गलीच कहता है और गोरक्षकों को ऊना में दलितों की पिटाई के लिए उकसाता है और कहता है इनकी ऐसे ही पिटाई की जानी चाहिए। जातिगत गंदी मानसिकता बीजेपी के लोगों की प्रदर्शित हो रही है, ये लोग देशद्रोही हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। सातवां, बीजेपी नेता रविंद्र चौहान दलितों को सुअर कहता है, जातिगत गंदी मानसिकता बीजेपी के लोगों की प्रदर्शित हो रही है, ये लोग हैं देशद्रोही, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। वीके सिंह दलितों को कुत्ता कहता है, जातिगत गंदी मानसिकता बीजेपी के लोगों की प्रदर्शित हो रही है, ये लोग हैं देशद्रोही, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी की नेता मधु मिश्रा ने कहा दलित ऊंची जात वालों के जूते साफ किया करते थे, जातिगत मानसिकता बीजेपी के लोगों की प्रदर्शित हो रही है, ये लोग देशद्रोही, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। भारतीय संविधान के द्वारा प्रतिपादित संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए, उस पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। सार्वजनिक रूप से कि वे एक हिंदू राष्ट्रवादी हैं, उन्होंने भारतीय होने की वकालत नहीं की, तो सोचिए ऐसे लोग भारत को कैसे चला सकते हैं। 11वां, नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास में जाने से पहले मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण गाय के पेशाब और गंगा जल से करवाता है, क्योंकि इस आवास में पिछले 15 सालों से शुद्ध रहते हैं, जैसे अखिलेश यादव, मायावती और मुलायम सिंह यादव। जातिगत गंदी मानसिकता बीजेपी के लोगों की प्रदर्शित हो रही है, ये लोग देशद्रोही हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर देखें तो बीजेपी जातिगत दुर्भावना को बढ़ा रही है, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाने का काम कर रही है, गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी कर रही है, रोमियो दल के नाम पर आम जनता को परेशान कर रही है,
क्यों ना इस पार्टी का राजनीतिक दर्जा समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारा ये प्रदर्शन इन्हीं के खिलाफ है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप कड़े कदम उठाकर इस जन विरोधी सरकार और बीजेपी एवं इनके मनुवादी संगठनों को जातिगत और धार्मिक उन्माद फैलाने से रोकिए। देश का 85% बहुजन समाज इनके धार्मिक और जातिगत दुर्भावना के चलते एक दिन ज्वालामुखी की तरह फट जाएगा और गरम लावा रूपी भारतीय बहुजन समाज के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। धन्यवाद। तो साथियों, ये आपकी आवाज हमने राष्ट्रपति तक पहुंचाई। आप इस बात से सहमत हैं कि अभी ये आंदोलन करने के लिए बिल्कुल अकेला हूं, बिल्कुल अकेला, ना ऊपर है कोई ना नीचे है कोई, और अकेला ज्यादा देर तक नहीं चल पाऊंगा और एक सतीश से काम नहीं चलेगा। जो जो लोग सतीश बनना चाहते हो उन्हें पैदा करने का काम मैं करूंगा। मुझे फोन करके संपर्क कर लेना, क्योंकि मैं उन नेताओं की तरह काम नहीं करना चाहता जो अपने जैसे लोग पैदा ही नहीं करते। मैं ये चाहता हूं कि सतीश बोध को गोली लग जाए तो दूसरा सतीश बोध खड़ा हो जाए, तो दूसरे को गोली लग जाए तो तीसरा खड़ा हो जाए, तीसरे को लग जाए तो चौथा खड़ा हो जाए। 17 सालों से ट्रेनिंग देने का काम करता हूं। ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं। बोलना सिखाता हूं बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े कर्मचारियों को। मोटिवेशनल ट्रेनिंग, बिहेवियरल ट्रेनिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग देता हूं। NLP सर्टिफाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम से सर्टिफाइड हूँ। बैंकॉक में 3 महीने से सर्टिफाइड हुआ। रिलायंस कम्युनिकेशन ने सर्टिफाइड करवाया। बोलना सिखाता हूँ। जब उनको सिखा सकता हूँ तो तुम्हें क्यों ना सिखाऊंगा। याद रखना, जिसके मन में हो कि मैं भी मंच पे जाके बोलूं, जिसके मन में हो कि मैं भी अच्छा बोलूं, संपर्क कर लेना। संगठन को इतना मजबूत बना देना, इतना मजबूत बना देना, इतना मजबूत बना देना कि राजनीतिक पार्टियां आपके जूते चाटने को मजबूर हो जाएं। और भारतीय पत्रकारों की तो जरूरत ही नहीं है। जब आपका सम्मेलन हो, क्योंकि ये अनशन पे बैठने वाले हैं, याद रखना भी, जब अनशन पे बैठेंगे तो पत्रकार भी अमेरिका से आएगा ये देखने के लिए ये किस समाज का कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि यहाँ के पत्रकारों पे तो भरोसा ही को नहीं, सब बिके हुए हैं। अमेरिका से और लंदन से आएंगे पत्रकार भी। परिचय कुछ ऐसे दूंगा, आज आपके सामने मैं जो भी खड़ा हूँ इनकी बदौलत ही है। मैं घर से निकल के जाता हूँ, बच्चों को ये संभालती है। रात को 2-2 बजे घर में घुसता हूँ, मेरे लिए खाने का इंतजार करती है, खुद भूखी बैठी रहती है। तो जितना मेरा योगदान है उससे कम योगदान इनका नहीं है। रात को 2 बजे अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो वो जो एक रोटी है तो एक आधी रोटी इनके मुंह में जाती है, आधी रोटी मेरे मुंह में जाती है। मेरी जो ताकत है, मेरी जो शक्ति है वो केवल इन्हीं से मुझे मिलती है। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ पूरे समाज के सामने। मैं निवेदन करता हूँ कि आज के कार्यक्रम का समापन करें। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए मैं सरिता बोध आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, और छोटी छोटी बच्चियाँ भी थी, उनको देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरी माताएं बहनें मेरे साथ थी, लेकिन मैं थोड़ा सा भीड़ में पीछे रही क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन थी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आज कि सतीश जी के साथ आप एकता बनाकर खड़े हुए हैं। हाथ जोड़कर सिर्फ आप सभी लोगों से यही निवेदन करूँगी कि सतीश जी का साथ न छोड़िएगा, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।